सबसे पहले हम आपको कुछ ऐसा दिखाना चाहते हैं जो खतरनाक भी है और डराने वाला भी। ये तस्वीरें बिहार के उन अवैध मदरसों की है जिनकी खबर किसी को नहीं है। कोई नहीं जानता कि ऐसे कितने मदरसे हैं, इनमें कितने बच्चे पढ़ते हैं, उन्हें क्या पढ़ाया जाता है और यहाँ पर क्या हो रहा है। वजह देखिए, इस देश में 145 करोड़ लोग रहते हैं और जब इतनी भीड़ होती है तो ऐसी खबरें कम परेशान करती है। ठीक है भाई, हम सोचते हैं कि अगर अवैध मदरसे चल रहे हैं तो हम क्या करें, लेकिन ये सोच इस देश को कहां ले जा सकती है, आज इस पर बात करना जरूरी है। पिछले साल उत्तर प्रदेश में 300 से ज्यादा अवैध मदरसों, मस्जिदों, मजारों, ईदगाह पर बुलडोजर चलाया गया। यह भी आरोप लगे कि इन्हें बनाने के लिए सारा पैसा हवाला से आया था। ज्यादातर मदरसे नेपाल की सीमा पर थे, इसीलिए जांच एजेंसियों को भी यह शक हुआ कि हवाला का पैसा नेपाल के रास्ते उत्तर प्रदेश में आ रहा है। आजकल खबरों में एक नाम आप बार बार सुन रहे होंगे, छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन। ये एक पीर बाबा है और इस पर भी आरोप यही है कि इसने नेपाल की सीमा पर भारत में कई जमीनें खरीदी। इन खबरों को देखकर बहुत सारे लोग ये सोच लेते हैं कि ये सिर्फ कुछ एक राज्य की, कुछ जिलों की बात है, लेकिन हकीकत चिंताजनक है। हाल ही में इनकम टैक्स विभाग को यह खबर मिली। इनकम टैक्स विभाग सक्रिय हुआ क्योंकि उसे यह खबर मिली कि भारत और नेपाल के बॉर्डर पर 2000 के जो नोट हैं, जो भारत में बंद हो गए हैं, वो 2000 के नोट बदले जा रहे हैं और इन पैसों का इस्तेमाल अवैध गतिविधियों के लिए हो रहा है। जब जांच हुई तो इनमें से कई दावे सही निकले और इसकी पूरी रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजी गई। लेकिन इसके बाद हमने भी अपने स्तर पर सारी कड़ियों को जोड़ना शुरू किया और ऐसा करते हुए हमारी टीम उन अवैध मदरसों तक पहुंच गई जो हवाला के पैसों से चल रहे हैं। हमें नेपाल की सीमा के पास मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी जिले में ऐसे कई अवैध मदरसे मिले जो भारत के लिए टाइम बॉम्ब की तरह है। इन मदरसों की ना तो कोई निगरानी होती है, ना इनका कोई सरकारी रिकॉर्ड है, ना इनमें पढ़ने वाले बच्चों का कोई आधिकारिक आंकड़ा है। नियमों के खिलाफ यहां बच्चों को सिर्फ धार्मिक शिक्षा दी जा रही है। इन्हें चलाने वाले मौलवी हवाला का पैसा लेने के लिए तैयार हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर अरब देशों में बैठा कोई व्यक्ति इन्हें पैसा दे रहा है और यह कहे कि इन मदरसों में बच्चों को जिहाद सिखाया जाए, तो ये इसके लिए भी तैयार है। हमारे देश में इस तरह की खबरों को मुस्लिम विरोधी मान लिया जाता है। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ये कहेंगे कि ये खबर क्यों दिखा रहे हैं। तो इस खबर को दिखाने का मकसद ये है कि हम इन छोटे छोटे मुस्लिम समुदाय के आने वाले बच्चों को कट्टरवाद से बचाना चाहते हैं, क्योंकि इनकी कोई गलती नहीं है। अगर इन्हें स्कूल भेजने की उम्र में ऐसे मदरसों में भेजा जा रहा है जो जिहाद की फैक्ट्री बने हुए हैं, तो इसे रोकना जरूरी है। मदरसा शब्द अरबी भाषा से आया हुआ शब्द है। अरबी में दरस का मतलब होता है पढ़ाई करना। एक जमाने में इस्लामिक शिक्षा सिर्फ मदरसों तक सीमित थी, जहां कुरान, हदीस, इस्लाम से जुड़ी हुई जो दूसरी धार्मिक किताबें हैं वो सब पढ़ाई जाती थी। स्कूल का तो विरोध होता था और इन्हें इस्लाम विरोधी माना जाता था। मुसलमानों के इसी विश्वास को देखते हुए भारत में मदरसा शिक्षा को संवैधानिक मान्यता दी गई। अब संविधान के अनुच्छेद 30 के भाग 1 में इसका विस्तार से जिक्र किया गया, लेकिन बाद में इसी संविधान का उल्लंघन होने लगा। आज भारत में 3 तरह के मदरसे हैं। पहले वो जो सरकारी खर्च से चलते हैं, दूसरे वो जो सरकार से मान्यता प्राप्त है, रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट, लेकिन उन्हें फंडिंग बाहर से मिलती है, और तीसरे मदरसे वो हैं जिन्हें आजाद मदरसा कहा जाता है। ये ऐसे मदरसे होते हैं जो हर नियम कानून से आजाद होते हैं, जहां धार्मिक शिक्षा पर ज्यादा जोर होता है। सरकार इन मदरसों पर किसी भी तरह से कोई निगरानी नहीं रख पाती और उसे कभी भी ये पता ही नहीं चलता कि इन मदरसों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें कौन पढ़ा रहा है, उनका सिलेबस क्या है। और बिहार में हमें ऐसे ही मदरसे मिले हैं जहां कुरान की आयतें पढ़ाई जाती हैं, जिहाद को जरूरी बताया जाता है। हम चाहते हैं कि न सिर्फ बिहार की सरकार बल्कि भारत के हर राज्य की सरकार और प्रशासन हमारा ये स्टिंग ऑपरेशन देखे और ऐसे मदरसों को रोका जाए जो छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में जहर भर रहे हैं।
नेपाल से सटा बिहार का इलाका, जिस पर प्रशासन की नजर बमुश्किल ही पड़ती है। यहाँ बने तमाम मदरसे अब हवाला के जरिए जिहाद की तालीम का गढ़ बन चुके हैं। इन मदरसों में तालीम ले रहे अवैध रूप से भारत में घुसे बांग्लादेश के बच्चे, जिनके दिमाग में खाड़ी देशों से पैसा लेकर कट्टरता का जहर भरा जा रहा है, जिसका खुलासा आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में हुआ है। आपका आदेश के मुताबिक ऑर्डर दिए फला फंड में आपको। ये तस्वीर है मुजफ्फरपुर के प्राइवेट जामिया नूरिया मिराजुल उलूम की, जिसमें करीब 50 बच्चे हैं। यहाँ हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने एक एनजीओ का प्रतिनिधि बनकर मुलाकात की, जिसमें मदरसे के इंचार्ज ने कहा कि उन्हें हवाला के पैसे से कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आपको कोई तकलीफ तो नहीं है इस बात से कि पैसा अगर खाड़ी देश से आएगा हवाला के जरिए, जो भी गैर कानूनी, तो आपको अगर इंतजार मिलेगा तो कोई दिक्कत तो नहीं है? बता दिया कहा कि ये मदरसे में भी हम लोग कोई कंप्लेन खड़ी अपना कमिटी चेक करती है, बाहर जाती नहीं है। इसलिए हमारा रजिस्टर्ड गवर्नमेंट का होता है, प्राइवेट स्कूल है ना, और प्राइवेट कमेटी में है। लेकिन हमारा पैसा तो खातों में नहीं आएगा, कैश में आएगा। कैश में बता दिया रूम में ले जाकर इसको दिखाना नहीं है। फिर कैसे करेंगे? प्राइवेट रजिस्टर अपने नहीं, उसको फिर खातों में भी तो चढ़ाएंगे ना यार। खाता मगर कहेंगे, आप इजाजत देंगे तो मैं चढ़ा रखवा दूंगा, और नहीं तो कहेंगे अगर सुबह का काम करके दिखा दीजिए, तो खाता में रखने की जरूरत नहीं है। आपका आदेश के मुताबिक ऑर्डर दिए फला फंड में आपको खर्च करना है। जब उनसे पूछा कि वो बच्चों का ब्रेन वॉश कैसे करते हैं, तो उन्होंने पूरी प्रक्रिया बता दी। आपकी इमदाद अच्छी रही, मोटी रकम रही, तो एक शोबा हम फैकल्टी बनाएंगे इसमें, है ना, जो आपके पैसे से चलेगा। शोबा फैकल्टी है ना, वो फैकल्टी चलेगा जो गरीब बच्चे को पकड़ के घर से बुला करके उसके कपड़े का इंतजाम, उसके किताब का इंतजाम, उसकी पढ़ाई का इंतजाम। जब ये बड़ा हुआ लेवल में बच्चा, तब इसको दिमाग को वाश करेंगे। इसके बाद हमारी टीम सीतामढ़ी में सुनसान जगह पर बने मदरसा इस्लामिया महमूदिया में पहुंची, जहां कोई बस्ती नहीं है। यहां भी मदरसा संचालक हवाला के जरिए पैसे लेने को तैयार हो गया। तो मतलब आप ले लेंगे, मतलब कहाँ दिखाओगे? कुछ पर्ची वर्ची काटते हो? बनाते हैं, जैसे राम पेटी से जैसे जितना पैसा आया, या फिर हमारे पास कभी ऐसा होता है कि पैसा ज़्यादा होता है, हमारा मुँह नहीं मिलता हमें, तो सीधे किसी एक दाम पेटी का ली देते हैं कि यहाँ से आ गया ये रसीद। साल में हर साल बजट के महीने में उर्दू हिसाब से चलाते हैं। तो आपके मदरसे में 4-5 बच्चे छप सकते हैं रहने के लिए? हाँ, रहने के लिए नहीं, पढ़ने के लिए। तो वही पढ़े रहे, बिहार से चल जाएगा, बड़ा मसला नहीं है। लेकिन एक ये है कि इसकी एक आईडी इंडिया के कहीं कुछ भी है, चाहे फर्जी हो कि देमा गांव में एक सरकारी बिल्डिंग पर अवैध कब्जा करके इस्लामिया दारुल कुरान मदरसा चलाया जा रहा है, जिसमें भगोड़े जाकिर नायक के वीडियो दिखाकर बच्चों के दिमाग में जहर भरा जा रहा है। डॉक्टर जाकिर नायक हो गए, तो एक आध दिन 2 दिन हफ्ते में उसकी वीडियो दिखाकर बच्चों को दी जाती है। तो देखो ये कैसे हैं, किस तरह से किए हैं, अल्लाह के सिवा कोई मालूम नहीं है। हम लोग पढ़ा, बाकी सब काफी है। हाँ, हम लोग का पूरा वो 1 से लेकर 5-7 तक चलता है। सोचिए, बिहार के कुछ मदरसों में किस तरह हवाला के पैसे से जिहाद की तालीम दी जा रही है। बांग्लादेशियों को अवैध रूप से लाया जा रहा है, उनके फर्जी कागजात बनाए जा रहे हैं, बच्चों को भड़काऊ वीडियो दिखाए जा रहे हैं, उनके दिमाग में जहर भरा जा रहा है, और ये सब नेपाल से सटे बिहार की सीमा पर हो रहा है। नेपाल बॉर्डर से आज तक के लिए नितिन जैन की रिपोर्ट। अब आइए आपको बताते हैं, आजाद मदरसों के नाम पर आज जो कुछ भी भारत में हो रहा है वो एक जमाने में पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी हुआ था। आज से 3 दशक पहले पाकिस्तान के आजाद मदरसों में जिहाद के नाम पर तालिबान की नींव रखी गई थी, और आज इस तालिबान ने अफगानिस्तान का क्या हाल किया हुआ है वो आप सब जानते हैं।
हमारे देश में आजाद मदरसों का बिजनेस मॉडल इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि यहां ऐसे मुद्दों को सिर्फ राजनीति के चश्मे से ही देखा जाता है। भारत में 20 से ज्यादा राज्यों में मदरसा बोर्ड बने हैं जिनका संचालन राज्य सरकारें खुद करती हैं। इसके अलावा इन मदरसा बोर्ड्स को अच्छा खासा पैसा मिलता है। 2021-22 में केंद्र सरकार ने देश भर के मदरसों के लिए 174 करोड़ रुपए, बिहार सरकार ने 175 करोड़ रुपए और उत्तर प्रदेश ने तो 479 करोड़ रुपए दिए थे। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में तो इस साल अल्पसंख्यक विभाग को 5,602 करोड़ रुपए दिए गए, जिनमें कुछ पैसा मदरसों पर भी खर्च होगा। यह एक सवाल यह भी उठता है कि जब मदरसों पर सरकारें इतना पैसा खर्च करती हैं तो फिर कुछ मदरसे हवाला के पैसे से क्यों चलते हैं? इसकी बड़ी वजह यह है कि ये आजाद मदरसे होते हैं जिन्हें चोरी छिपे इसलिए चलाया जाता है ताकि मुस्लिम बच्चों को कट्टरवाद सिखाया जा सके, जिसे सरकार की नजरों से बचाकर चलाया जा सके। और ऐसा नहीं है कि हमारे देश के आम मुसलमान इस बात को नहीं जानते हैं। जरूरत है कि हर किसी को इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। द स्टेट ऑफ मुस्लिम एजुकेशन इन इंडिया नाम से एक रिपोर्ट आई थी जिसमें यह बताया गया था कि 2022-23 में भारत के 97% मुस्लिम बच्चे सामान्य स्कूलों में पढ़ रहे थे, जबकि सिर्फ 3% बच्चे ही मदरसों में पढ़ रहे थे। आखिर में हम यही कहेंगे कि देश में मदरसे होना गलत नहीं है। गलत यह है कि हवाला के गलत पैसे से अवैध मदरसे, आजाद मदरसे खुल जाएं और सरकारों को भनकता ना हो। समझना यह भी जरूरी है कि मदरसों के मुद्दे पर क्या सरकारों को नींद से जागने की जरूरत नहीं है। अगर उनके राज्यों में ऐसे आजाद मदरसे चल रहे हैं जो धर्म के नाम पर कट्टरवाद सिखा रहे हैं, जिन पर कोई निगरानी नहीं है, तो आखिर जवाबदेही किसकी बनती है? और सवाल उन बच्चों का है जिनके भविष्य में धर्म के नाम पर जहर घोला जा रहा है और उन्हें पता भी नहीं है, उनकी कोई गलती भी नहीं। मदरसों के बाद अब स्कूलों की भी बात कर लेते हैं और ये तस्वीरें जरा आपको दिखाते हैं। जिस स्कूल में बच्चे और उनकी किताबें होनी चाहिए थी, वहां अब सिर्फ ईंटों का मलबा है, चीखें हैं और एक सवाल ये कि एक स्कूल गरीबों के बच्चों पर कैसे गिर जाता है। आज सुबह राजस्थान के झालावाड़ में एक सरकारी स्कूल की छत गिर गई जिसमें 7 बच्चों की मौत हो गई, 28 बच्चे घायल हो गए। यह घटना उस वक्त हुई जब सारे बच्चे प्रार्थना सभा के लिए इकट्ठा हो रहे थे। रूह कांप जाती है सोचकर। इस दौरान कुछ बच्चों ने हादसे से पहले यह भी बताया कि स्कूल की छत से मलबा गिर रहा है और वहां कोई अनहोनी हो सकती है। लेकिन इस शिकायत पर सबने कान में रुई ठूस ली, शिकायत को नजरअंदाज कर दिया। सारे बच्चे वहीं मौजूद रहे। इसके बाद जब प्रार्थना सभा शुरू होने वाली थी, तभी मुख्य भवन की दीवार और छत एक साथ ढह गए। कुल 35 बच्चे मलबे में दब गए। इससे भी ज्यादा दुख की बात यह है कि मौके पर इन बच्चों को प्रशासन की तरफ से ज्यादा मदद तक नहीं मिली। शर्मनाक स्थिति है। प्रशासन देरी से पहुंचा। स्थानीय लोगों ने खुद बच्चों के शव निकालकर उन्हें अपनी गाड़ियों से पास के एक अस्पताल में भेजा। सोचिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, कितने अफसोस की बात है कि शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्री, शिक्षा विभाग, हजारों शिक्षा अधिकारियों के होते हुए भी एक सरकारी स्कूल में इस तरह से कुछ बच्चे मलबे के नीचे दबकर मर जाते हैं। हमारा सिस्टम जांच खेलता रहता है। कहा जा रहा है कि यह स्कूल 34 साल पुराना था। इसका निर्माण 1991 में हुआ था। स्कूल प्रबंधन को भी यह बात अच्छी तरह से पता थी कि स्कूल का भवन जर्जर हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद इस स्कूल की मरम्मत का काम सरकारी फाइलों में लटका रहा। शिक्षा विभाग का कहना था कि यह स्कूल पंचायती विभाग के अधीन है, इसीलिए इसकी मरम्मत पंचायती विभाग कराएगा। और पंचायती विभाग ये कहता रहा कि स्कूल की मरम्मत शिक्षा विभाग की ही करानी होगी। आखिर में दोनों सरकारी विभाग ऑफिस खेलते रहे और ये स्कूल भी इंतजार करते करते ढह गया। इसने कई बच्चों की जान इस व्यवस्था ने ली है। हर घटना की तरह इस घटना के बाद भी कुछ शिक्षा अधिकारियों, स्कूल के सरकारी टीचर्स को सस्पेंडेड। और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा है कि सरकार जर्जर स्कूलों की मरम्मत पर 200 करोड़ रुपए खर्च करेगी और इस पूरी घटना की जांच कराएगी।
सीमेंट गिरी तभी दीवार गिर गई और फिर सभी बच्चे दब गए। सीमेंट डल रही, सीमेंट कर रही है ऐसे डल। सबको बताया आपने? एक लड़की ने बताया था। प्रार्थना करने लगे ना, जे ऊपर से छत गिर गए, गिट्टी गिरी और पट्टियाँ गिरी। पट्टियाँ गिरी। हाँ। तो फिर क्या हुआ? फिर वो बच्चे दब गए, जिनको मामा और मम्मी पापा दौड़े गए और उनको निकाला गया। बच्चों ने मैडम से बोला है कि कुछ कंकर गिर रहे हैं, बिल्डिंग गिर सकती है, तो मैडम ने बोला है कि कुछ भी नहीं गिरे, बैठे रहो, धमकी दी और बच्चों को। राजस्थान में देखो मेरी एग्जैक्ट संख्या नहीं, लेकिन हजारों की संख्या में है। तो क्या कर रहे हैं हम चरणबद्ध तरीके से उनको ठीक करने के ऑर्डर दे रहे हैं। हमने स्वीकृतियाँ जारी कर दी है। लगभग 200 करोड़ रुपए की हमने और मरम्मत की जो ने उनको ठीक करने की स्वीकृतियाँ जारी की। शिक्षा मंत्री 7 बच्चों की मौत के बाद ये कह रहे हैं कि सरकार जर्जर स्कूलों की मरम्मत पर 200 करोड़ रुपए खर्च करेगी। लेकिन सोचिए, अगर ये पैसा पहले ही खर्च हो जाता तो कितना अच्छा होता। और पहले खर्च करने की सोची ही नहीं, तब तो फाइल खेलना था, दफ्तर खेलना था। राजस्थान के इस साल का शिक्षा बजट 65,000 करोड़ रुपए है। पिछले 7 साल में राजस्थान के शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों की शिक्षा पर 3,31,000 करोड़ रुपए खर्च किए। ये पूरे भारत के 2 साल के शिक्षा बजट से भी ज्यादा है। राजस्थान में सरकारी स्कूलों की देखरेख के लिए शिक्षा मंत्री है, शिक्षा सचिव है, शिक्षा अधिकारी है, पूरा का पूरा शिक्षा विभाग। लेकिन सोचिए, इन सब के होते हुए अगर एक सरकारी स्कूल बच्चों पर गिर जाए तो यह हमारे सिस्टम पर कितनी गहरी टिप्पणी है। यह बात कड़वी लगेगी, लेकिन हम फिर भी कहेंगे। सब ध्यान से सुने कि आज सिर्फ एक स्कूल नहीं गिरा है, बल्कि पूरी की पूरी व्यवस्था इन 35 बच्चों पर गिर गई। यह बात हमने आपसे कल भी कही थी कि हम वोटर्स का तो रिवीजन करते हैं, लेकिन अपने नेताओं का रिवीजन कभी नहीं करते। भारत दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां जाति देखकर एक वोट बैंक को साधने के लिए मंत्री बनाए जाते हैं। और ये मंत्री आपके कितना काम आते हैं ये तो आप जानते ही होंगे। किसी कंपनी में जब कोई विभाग या कर्मचारी खराब प्रदर्शन करता है तो उसकी समीक्षा की जाती है। रिव्यू कीजिए इनका जो इस बार का परफॉर्मेंस है। अगर समीक्षा के बाद भी उसका प्रदर्शन नहीं सुधरता तो उसे उसके पद से हटा दिया जाता है। लेकिन सरकारी विभागों में और इन सरकारी विभागों की जिम्मेदारी संभालने वाले अधिकारियों और मंत्रियों के साथ ऐसा कभी नहीं होता। और इस बात को आप राजस्थान के ही उदाहरण से समझ सकते हैं। राजस्थान में कुल 1,07,000 स्कूल हैं। इनमें से 65% यानी कि 70,236 स्कूल सरकारी हैं और सिर्फ 32% स्कूल प्राइवेट हैं। लेकिन इसके बावजूद सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या घट रही है और प्राइवेट स्कूल्स में बच्चों की संख्या बढ़ रही है। आज राजस्थान के 70,000 सरकारी स्कूलों में भी 84 लाख बच्चे पढ़ते हैं और इससे आधे 34,000 प्राइवेट स्कूल्स में लगभग 83 लाख बच्चे पढ़ते हैं। इससे ये पता चलता है कि प्राइवेट स्कूल्स की महंगी फीस होने के बावजूद ज्यादातर माता पिता अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं भेजना चाहते हैं। पैसा पाई जोड़ते हैं कि किसी तरह से बच्चे को अगर अच्छी शिक्षा देनी है तो प्राइवेट स्कूल में डालो। उन्होंने ये मान लिया है कि सरकारी स्कूलों का कुछ नहीं हो सकता। यहां बात सिर्फ राजस्थान की भी नहीं है, भारत के हर छोटे शहर, गांव, कई इलाकों में जो सरकारी स्कूल है वो भगवान भरोसे। आज भी देश के 1.5 लाख स्कूलों में पूरी तरह से बिजली नहीं आई है। 1 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूल जर्जर हैं। हजारों स्कूल ऐसे हैं जहां शौचालय, पीने का पानी सुविधा नहीं है। जिन लोगों को इन आंकड़ों पर भरोसा नहीं है वो हमारी ये रिपोर्ट भी देख सकते हैं, जिनमें सरकारी स्कूलों और इनमें पढ़ने वाले बच्चों का दर्द छिपा हुआ है।
बाहर बैठा रखे हैं कमरे में? अब वो सर कमरे में, ये जर्जर हालत में कमरे पड़े हुए हैं। अब ये कभी भी हादसा हो सकता है। इधर चलेंगे, इधर देखेंगे तो काफ़ी बिल्डिंग मतलब ये जर्जर अवस्था में। बारिश होती है तो ऊपर से बूंद बूंद टिप करता है पानी, स्कूल में गिरता है अंदर? नीचे कमरे में। तो आप लोगों को तो पढ़ाने में बड़ी दिक्कत होती होगी? हाँ सर, फिर जो क्या करते हैं बच्चों को वहाँ तो हटाना पड़ता है। आप देखेंगे दीवारों पर सीलन है, कभी भी प्लास्टर गिर सकता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे नेताओं के बच्चे सरकारी स्कूलों की जगह प्राइवेट स्कूलों में क्यों पढ़ते हैं? इसकी वजह है सरकारी स्कूलों के वो हालात जो अभी हमने आपको इस रिपोर्ट में दिखाए। अगली बार कोई नेता मिले अगर कहीं पर या वोट मांगने आए तो सबसे पहला सवाल यही कीजिएगा कि आपका बच्चा कहां पढ़ता है, आप अपना इलाज कहां करवाते हैं। जिस दिन ये नेता अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाने लगेंगे, अपना इलाज सरकारी अस्पताल में कराने लगेंगे, उस दिन शायद लालच में बेहतर स्थिति हो जाए। इस खबर का ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण यही है कि बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ने जाते हैं, मरने नहीं जाते हैं। इसलिए हमारी सरकारों को इसके बारे में आज जरूर सोचना चाहिए। आज से हम ब्लैक एंड व्हाइट में एक नए सेगमेंट की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है आपको पता होना चाहिए। आज आपको यह पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने सबसे लंबे समय तक लगातार प्रधानमंत्री बने रहने का इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जी हां, लगातार पीएम बने रहने का। इंदिरा गांधी 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 के बीच 4077 दिनों के लिए लगातार भारत की पीएम रही। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल को 4078 दिन हो गए हैं। अब इस मामले में सिर्फ पंडित जवाहरलाल नेहरू पीएम मोदी से आगे हैं, जो लगातार 6130 दिन तक भारत के प्रधानमंत्री थे। विपक्ष अक्सर प्रधानमंत्री मोदी पर लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाता है, लेकिन सच यह है कि इंदिरा गांधी जब लगातार 4077 दिनों तक भारत की प्रधानमंत्री रहीं, तब इनमें 635 दिन इमरजेंसी के थे, जबकि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में लोकतंत्र पर कभी आंच नहीं आई। 2014 में जब पीएम मोदी पहली बार संसद पहुंचे थे, तब उन्होंने संसद की सीढ़ियों पर अपना सिर झुकाकर भारत के लोकतंत्र को नमन किया था, क्योंकि वो जानते हैं किसी लोकतंत्र के कारण वो एक चाय वाले के बेटे होते हुए भारत के प्रधानमंत्री बने। आज आपको यह भी पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार 24 साल से संवैधानिक पदों पर हैं। 2001 से 2014 तक वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे और 2014 से आज तक वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। वो भारत के अकेले ऐसे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने लगातार 6 चुनाव जीते ही जीते हैं। इकलौते ऐसे पीएम जिनका जन्म आजादी के बाद हुआ। पहले ऐसे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जिन्होंने अपने 2 कार्यकाल पूरे किए और अब उनका तीसरा कार्यकाल भी जारी है। इसके अलावा वो गैर हिंदी भाषी राज्य के पहले ऐसे नेता हैं जो सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे और जिन्हें दुनिया में सबसे ज्यादा देशों ने सम्मानित किया। प्रधानमंत्री मोदी को अब तक 29 देश सम्मानित कर चुके हैं, जिनमें से 21 देशों ने उन्हें अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है और वो भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा 17 बार अलग अलग देशों की संसद को संबोधित किया। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी 11 साल से सत्ता में हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी लोकप्रियता पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। अमेरिका की मशहूर रेटिंग एजेंसी मॉर्निंग कंसल्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अप्रूवल रेटिंग 75% है और दुनिया का कोई भी नेता उनके आसपास भी नहीं है। सोचिए, आज के दौर में जब कुछ ही साल में बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का माहौल बनने लगता है, ऐसे वक्त में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता चरम पर है। 2 साल पहले मालदीव्स के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू ने एक कैंपेन चलाया था जिसका नाम था इंडिया आउट। इस कैंपेन के जरिए राष्ट्रपति मोइज़ू भारत को मालदीव से दूर रहने के लिए कह रहे थे और हमारे देश का विपक्ष भारत की विदेश नीति पर सवाल खड़े कर रहा था। लेकिन 2 साल में ही पीएम मोदी ने हालात भी बदल दिए और मालदीव्स के भारत के प्रति जज्बात भी बदल दिए। कल यानी 26 जुलाई को मालदीव्स अपना 60वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा और इस मौके पर मालदीव्स के मुख्य मेहमान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। मालदीव्स ने पूरे 8 साल बाद
अपने स्वतंत्रता दिवस समारोह में किसी विदेशी मेहमान को आमंत्रित किया है और वो मेहमान हमारे प्रधानमंत्री हैं। इससे पहले साल 2017 में मालदीव ने पाकिस्तान के तत्कालीन पीएम नवाज शरीफ को समारोह में बुलाया था, उनकी खूब खातिरदारी की थी। लेकिन 8 साल बाद आज जब पीएम मोदी मालदीव पहुंचे तो पिछली सारी बातें धुंधली हो चुकी थी। ये साफ दिख रहा था कि मालदीव का हृदय परिवर्तन हो चुका है। आज जब वो अपने एयर इंडिया 1 विमान से माले इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरे तो उनके स्वागत के लिए सबसे आगे मालदीव के राष्ट्रपति मोइज़ू खुद खड़े थे। आप खुद देखिए कि आज पीएम मोदी का मालदीव से कितना भव्य और शानदार स्वागत। आपने आज तक मालदीव्स में हमारे फिल्म स्टार्स, सेलिब्रिटीज को छुट्टियां मनाते हुए देखा होगा, लेकिन कभी मालदीव्स की असली कहानी नहीं सुनी होगी। आज हम आपको इसकी छोटी सी कहानी जरा मालदीव्स की सुनाते हैं। 1200 द्वीपों वाले मालदीव्स का कुल जमीनी क्षेत्रफल 300 वर्ग किलोमीटर है, यानी दिल्ली जैसे शहर में 5 मालदीव्स बन सकते हैं। जिस दिल्ली में दिल्ली वाले रहते हैं उस दिल्ली में सोचिए 5 मालदीव्स बन जाएंगे। क्षेत्रफल में वो इतना छोटा है। आज से 7 साल पहले मालदीव्स भी अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था। उस जमाने में मालदीव्स का रक्षा और विदेश विभाग अंग्रेजों के पास होता था। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन का हाल ऐसा हुआ कि उसने बाकी देशों की तरह मालदीव्स को भी पूरी तरह आजादी दे दी। आजादी के 43 साल बाद 2008 में मालदीव्स एक इस्लामिक राष्ट्र बना और वहां ऐसे नियम लागू हो गए जिससे उसकी छवि एक कट्टर इस्लामिक देश की बनती चली गई। आज मालदीव्स में इस्लाम के अलावा किसी दूसरे धर्म का प्रचार करना अपराध है। वहां हिंदू या किसी और धर्म के लोग मूर्ति पूजा नहीं कर सकते। जो लोग मालदीव्स घूमने के लिए आते हैं उन्हें भी मूर्ति पूजा करने की इजाजत नहीं है। दूसरे देशों के गैर मुसलमानों को भी अपने धर्म का पालन करने की इजाजत नहीं है। इस्लाम के खिलाफ बोलने की स्वतंत्रता नहीं है। कई मामलों में अपराध की सजा शरिया कानून के हिसाब से ही दी जाती है। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि जो मालदीव्स आज एक इस्लामिक कट्टर देश बन गया है, उस देश में 1000 साल पहले तक एक भी मुसलमान नहीं था। मालदीव्स का इतिहास करीब 2500 साल पुराना है। करीब 850 साल पहले यहां पर बौद्ध और हिंदू धर्म के लोग रहते थे और वहां राजतंत्र की शुरुआत कलिंग के राजा ब्रह्मदित्य के बेटे और बौद्ध धर्म के राजा ने रखी थी। यहां कलिंग का मतलब आज के ओडिशा से माना जाता है। मान्यता है कि कलिंग के शासनकाल में ही मालदीव्स में बौद्ध धर्म पहुंचा और करीब 1000 साल से ज्यादा समय तक यहां के लोग बौद्ध धर्म को मानते थे। आज भी मालदीव्स के कई द्वीपों पर बौद्ध मठ और प्राचीन संरचनाओं के अवशेष मौजूद हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में हवित्ता या उस्तुबु कहा जाता है। मालदीव्स की संस्कृति, भाषा, उसकी जो प्राचीन लिपि है वो बौद्ध संस्कृति से निकली है, जिसे धिवेही कहते हैं। 12वीं सदी से पहले तक मालदीव्स में बौद्ध धर्म काफी फला फूला, लेकिन इसके बाद का साल 1153 में मालदीव्स के बौद्ध राजा धोवेमी ने इस्लाम धर्म अपना लिया और इसके बाद अगले 150 सालों में वहां की ज्यादातर आबादी मुस्लिम ही बन गई।
मालदीव्स में इस्लाम धर्म अरब के व्यापारियों के जरिए आया था और बौद्ध राजा धावेमी ने इस्लाम के एक जानकार के प्रभाव में आकर धर्म परिवर्तन किया था, जिनका नाम था अबू अल बरकात अल बर्बरी। और इस तरह मालदीव्स बौद्ध धर्म को मानने वाले देश से इस्लाम धर्म को मानने वाला देश बन गया। अब आप ये देखिए कि भारत ने मालदीव्स के लिए कितना कुछ किया है। भारत की गिनती उन देशों में होती है जिन्होंने 1965 में सबसे पहले मालदीव्स को एक राष्ट्र के तौर पर मान्यता दी। 1988 में जब वहां तख्ता पलट की कोशिशें हो रही थी, तब भारत ने फौरन सेना भेजा और सेना भेजा इस तरह के सभी खतरों को टाल भी दिया। उस वक्त पूरी दुनिया में भारत की सेना की बहुत तारीफ हुई थी, क्योंकि हमारी सेना मदद करते ही वापस अपने देश लौट आई थी और हमने मालदीव्स पर अपना प्रभाव जमाने की कोशिश भी नहीं की, मदद की, सेना वापस आ गई। 2004 में जब मालदीव्स में सुनामी आई, तब भी हमारा देश भारत मालदीव्स के मदद करने वाला पहला देश था। इसके अलावा दिसंबर 2014 में जब माले में पानी की भारी किल्लत हुई, तब भी भारत ने सबसे पहले मदद भेजी। जनवरी 2020 में मालदीव्स में तेजी से खसरे की बीमारी फैल रही थी और उस वक्त भी इसे रोकने के लिए हमने 30,000 वैक्सीन की खुराकें भेजी। कोविड के वक्त जब भारत ने 2,152 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद और 1 लाख से ज्यादा कोविशील्ड वैक्सीन की डोज मालदीव्स को भेजी। आज भी भारत मालदीव्स में स्कूल, अस्पताल, सड़कें, पानी से जुड़े 65 छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है, जिनकी कुल कीमत 198 करोड़ रुपए है। हमने मालदीव्स के लिए इतना कुछ किया, लेकिन कभी एहसान जताकर मालदीव्स को जताने की कोशिश नहीं की, ना दबाने की। जबकि चीन ने मालदीव्स को लोन देकर अपने जाल में फंसाने की कोशिश की, उस पर काफी दबाव बनाया। और अब जब ये बातें मालदीव्स को समझ में आ रही हैं, तब मालदीव्स भारत के लिए हृदय परिवर्तन करता दिख रहा है। मालदीव्स के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू ने प्रधानमंत्री मोदी को शुभकामनाएं भी दी है और आज जब वो अपनी तरफ से बातें कर रहे थे, तो प्रधानमंत्री को उन्होंने खास तौर पर शुभकामनाएं इस बात की दी कि वो भारत में लगातार प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा तक रहने वाले दूसरे पीएम बन गए हैं। अब फिर से अपने उस सेगमेंट की तरफ लौटते हैं जिसका नाम है आपको पता होना चाहिए। आज आपको पता होना चाहिए कि पिछले 1 महीने से बिहार के जिस वोटर रिविजन पर संग्राम छिड़ा हुआ है, आज चुनाव आयोग ने उसका फाइनल आंकड़ा बता दिया। 25 जून से 25 जुलाई तक चले बिहार के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में लगभग 100% कवरेज हो चुका है। इसका मतलब यह है कि चुनाव आयोग ने बिहार के एक मतदाता के पास पहुंचने की कोशिश की है। सटीक रूप से कवरेज का यह प्रतिशत 99.8% है, यानी 24 जून 2025 को जितने लोगों के नाम वोटर लिस्ट में थे, उसमें से 99.8% नामों पर रिवीजन पूरा हो चुका है। कुल 7 करोड़ 23 लाख वोटर्स ने इस रिवीजन की प्रक्रिया में हिस्सा लिया। अब 1 अगस्त को जो प्रकाशित होने वाली ड्राफ्ट वोटर लिस्ट है, इनके बारे में जानकारी दी जाएगी। उस दिन लिस्ट निकलेगी। उसके बाद अगर किसी को परेशानी, देखिए इस रिवीजन में कुल 65,20,000 वोटर्स को लेकर आपत्ति आई। इनमें 22 लाख वोटर्स की मौत हो चुकी है। 7 लाख वोटर्स के नाम 1 से अधिक पतों पर है, 2 जगहों पर। 35 लाख वोटर ऐसे थे जो या तो दूसरी जगह पर चले गए या उनकी जानकारी नहीं मिल पाई है। और 1,20,000 वोटर तो ऐसे हैं जिन्होंने अपना फॉर्म चुनाव आयोग को लौटाया ही नहीं। चुनाव आयोग का दावा है कि इस वोटर रिवीजन से बिहार में निष्पक्ष चुनाव होंगे। हालांकि देश की राजनीति में इस रिवीजन को लेकर हंगामा थम नहीं रहा। आज एक बार फिर संसद तक बिहार के वोटर रिवीजन के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन हुआ। विपक्ष के इंडिया गठबंधन के नेताओं ने इसे गरीबों को और उनके वोटिंग के अधिकार को छीनने की कोशिश बताया है। इस विरोध प्रदर्शन में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल हुए और एसआईआर लिखे पोस्टर को फाड़कर इसका विरोध किया। गरीबों को वोटिंग से निकाल देना, और वो खुद ये चाहते हैं कि एलाइट लोग ही वोट देना। ये लोग डर के मारे आज ये रिवाइज करने की जो कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत बुरी बात है। इससे देश का भी नुकसान होता है और लोकतंत्र का नुकसान होता है। और संविधान के तहत ये लोग नहीं चल रहे, वो अपने हुकूमत को बचाने के लिए बहुत से चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन ये ठीक नहीं है। आज उन्होंने एक सर्कुलर निकाला, सिर्फ ये बिहार के लिए नहीं है,
सारे देश में वो रिवीजन करेंगे, तो ये ठीक नहीं। एक तरफ विपक्ष इस वोटर रिवीजन का विरोध कर रहा है, दूसरी तरफ इन्हीं राजनीतिक दलों ने रिवीजन की इस प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर भाग लिया है। आपको बताते हैं, इस रिवीजन में एक महीने के दौरान कांग्रेस ने 105%, सीपीएम ने 1083%, सीपीआईएमएल ने 542%, बूथ लेवल एजेंट्स यानी कि बीएलए बढ़ाए हैं। आरजेडी के पहले से ही 47,143 बूथ लेवल एजेंट्स थे, लेकिन इस रिवीजन के दौरान उसने भी अपने 1% एजेंट्स को बढ़ाया ही है। वैसे बीएलए की तादाद बढ़ने से एनडीए भी पीछे नहीं है। बीजेपी ने अपने एजेंट्स की संख्या 51,964 से बढ़ाकर 53,338 कर दी। जेडीयू ने अपने 31% एजेंट्स बढ़ा दिए। ये वही एजेंट्स हैं जिन्होंने इस रिवीजन के दौरान चुनाव आयोग और वोटर्स के साथ मिलकर काम किया। लेकिन दूसरी तरफ यही राजनीतिक पार्टियां इस रिवीजन को संविधान विरोधी बता रही हैं। इसी को कहते हैं राजनीति। They should respond to the allegations. They should provide us with what we are asking for. Why are they not providing voters lists? It should be a transparent, it's a democracy. All political parties should have access to that information. So why is it not being provided? विपक्ष इस मुद्दे में एक साथ खड़ा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम देखने को मिल रहा है कि किस तरह इलेक्शन कमीशन मनमानी कर रहा है, क्योंकि सरकार के कहने पे चल रहा है। और जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन का जो पूरे देश में जो मामला है, कहीं ना कहीं जो डेमोक्रेटिक सेटअप है देश को, उसको ठेस पहुंचाने का काम ये सरकार कर रही है। अगर आपको लगता है कि आप बहुत बिजी हैं, इतना बिजी हैं कि जिम नहीं जा सकते, योग नहीं कर सकते, तो आज हम आपको छोटा सा काम बताने वाले हैं जिसे करने से आप कई तरह की बीमारियों से बच सकते हैं। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस जब भी मौका मिले चलते फिरते रहना है। मतलब ये है कि आपको बस पैदल चलना है। अगर आप अपनी सेहत को रिस्क जोन से बाहर रखना चाहते हैं तो आपको प्रतिदिन 7,000 कदम तो चलना ही चाहिए। मशहूर मेडिकल जर्नल लैंसेट की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति हर दिन 7,000 स्टेप्स चलता है तो गंभीर बीमारियां जैसे कैंसर, डिमेंशिया और दिल की बीमारियों से खुद को बचा सकता है। आमतौर पर फिटनेस एक्सपर्ट्स अच्छी सेहत के लिए जिम ट्रेनिंग या योग करने की सलाह देते हैं। इसके अलावा वो टारगेट के तौर पर हर दिन 10,000 स्टेप्स चलने के लिए कहते हैं। सुनने में 10,000 कदम ज्यादा लगता है, लेकिन लैंसेट के मुताबिक 7,000 कदम स्वस्थ जीवन के लिए काफी है। 10,000 कदम चलने का मतलब है कि आप करीब 8 किलोमीटर पैदल चलें, और 7,000 कदम चलने का मतलब है कि आप लगभग 5 किलोमीटर तक पैदल चलें। लैंसेट की स्टडी में 1,60,000 लोगों को शामिल किया गया। इनमें ऐसे लोगों को शामिल किया गया था जो हर दिन कम से कम 2,000 स्टेप्स तो जरूर चलते हैं। स्टडी में पाया गया कि जो लोग 7,000 स्टेप्स रोजाना चलते हैं उनमें दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा 25% तक, कैंसर का खतरा लगभग 6% तक, डिमेंशिया का खतरा 38% तक और अवसाद यानी डिप्रेशन का खतरा 22% तक कम हो जाता है। यानी 7,000 कदम चलकर आप कई तरह की गंभीर बीमारियों को मात दे सकते हैं। लेकिन क्या भारत के लोग ऐसा कर सकते हैं? हमने ये सवाल आज इसलिए किया है क्योंकि भारत के लोग पैदल चलने के लिए ज्यादातर लोग कहते हैं कि आलसी हैं, नहीं चलना चाहते हैं। अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने वर्ष 2017 में फिजिकल फिटनेस को लेकर 46 देशों में एक सर्वे किया। इस सर्वे के मुताबिक भारत के लोग हर दिन औसतन 4,297 कदम चलते हैं। इस लिस्ट में टॉप पर है चीन, हांगकांग, जापान, यूक्रेन, जो प्रतिदिन औसतन 6,000 कदम चलते हैं। इसके अलावा इंडोनेशिया, सऊदी अरब, मलेशिया के लोग सबसे कम यानी औसतन 3,900 कदम प्रतिदिन चलते हैं। इस सर्वे में यह भी बताया गया है कि पुरुषों की तुलना में भारत की महिलाएं और भी कम पैदल चलती हैं। इसीलिए महिलाओं को इस पर ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है। तो अपनी रूटीन में कुछ बदलाव कीजिए। अगर आप प्रतिदिन करीब 4,000 स्टेप्स चल रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा इजाफा कीजिए। 4 के बजाय 7,000 कदम चलिए। जिंदगी भर स्वस्थ रहिए। कम से कम कुछ बीमारियों को कुछ हद तक रोकने की संभावना तो आपके पास आ ही जाएगी। पैदल चलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, लेकिन क्या भारत में पैदल चलना सेफ है? साल 2023 में भारत में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में 1,72,000 लोगों की मौत हुई थी। मरने वालों में 35,000 लोग पैदल यात्री थे, यानी करीब 20% लोग सड़क पर पैदल चलने की वजह से मारे गए। इसमें भी दिल्ली में तो पैदल चलने का मतलब है सीधे मौत से टक्कर लेना। आईआईटी दिल्ली, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन और
ट्रांसपोर्टेशन रिसर्च एंड इंजरी प्रिवेंशन सेंटर ने अपने अध्ययन में पाया कि साल 2022 में दिल्ली के अंदर 1461 सड़क दुर्घटनाएं हुई। इनमें 43% दुर्घटनाएं पैदल यात्रियों से ही जुड़ी हुई थी। दिल्ली की आबादी 2 करोड़ है। इसमें करीब 26% लोग पैदल चलना पसंद करते हैं। अध्ययन के दौरान इन्हीं लोगों ने बताया कि उन्हें सड़क पार करने, बस स्टॉप के पास बनी क्रॉसिंग से गुजरने, ट्रैफिक सिग्नल क्रॉसिंग पर करने में डर लगता है, बहुत डर लगता है। पैदल यात्रियों की शिकायत है कि दिल्ली में फुटपाथ की कमी है। कहां पर है? कई जगह अगर है भी फुटपाथ तो वहां पर या तो आप देखते हैं अवैध कब्जा होता है, दुकानें एक्सटेंड कर दी जाती हैं या रेहड़ी पटरियां लगा दी जाती हैं, और इस वजह से उन्हें पैदल चलने में खतरा महसूस होता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की 2022 की रिपोर्ट बताती है कि दिल्ली में सड़क दुर्घटनाओं में 1571 लोगों की मौत हुई। मरने वालों में करीब 50% पैदल चलने वाले लोग। 23 में आई दिल्ली पुलिस की एक रिपोर्ट के मुताबिक सड़क दुर्घटनाओं में यही लगभग 1250 लोगों की मौत हुई। मरने वालों में 43% पैदल यात्री थे। इससे आप समझ सकते हैं कि पैदल चलना सेहत के लिए अच्छा तो है, लेकिन अगर आप सड़क पर और विशेष तौर पर दिल्ली में पैदल चलते हैं तो आपको ज्यादा सावधान रहना होगा। हालांकि अध्ययन में कुछ सुझाव भी दिए गए। इसमें कहा गया है कि पैदल यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए फुटपाथों की संख्या बढ़ाई जाए। जिन फुटपाथ पर अवैध कब्जा है उसे खाली करवाया जाए। अगला विश्लेषण देखने से पहले आप अयोध्या पुलिस का यह इश्तिहार देखिए। इसमें जिस बुजुर्ग और लाचार महिला की तस्वीर आपको नजर आ रही है वो अब इस दुनिया में नहीं है। और इस इश्तिहार को देखकर आपको यह लगा होगा कि यह महिला गुमशुदा हो, तो ऐसा भी नहीं है। वास्तव में गुमशुदा है इस महिला के घर वाले, जानने वाले, पहचानने वाले, जिनकी तलाश आज अयोध्या पुलिस कर रही है। ना ये महिला घर से निकली, ना कहीं गुम हुई, बल्कि इस लाचार, बीमार और बेबस बुजुर्ग महिला को इनके अपनों ने स्थिति में पहुंचा दिया कि कुछ समय बाद ही इसकी सांसें साथ छोड़ गई। यह तस्वीर उस अयोध्या की है जिसमें एक पुत्र ने पिता के वचन के लिए राजपाट छोड़ दिया था। आज वहां एक कलयुगी पुत्र ने अपनी बुजुर्ग मां को बेसहारा सड़क पर फेंक दिया। एक वो युग था जब संतान अपने माता पिता को इस दुनिया से पार लगा देती थी। एक ये पीढ़ी है जो माँ बाप के बुजुर्ग होते ही उन्हें किनारे लगा देती है, बोझ समझ लेती है। सोचिए किस तरह के लोग होंगे जो एक बीमार, लाचार बुजुर्ग महिला को इस तरह अंधेरे में सड़क पर फेंक कर चले गए। अपनी मां को सड़क पर फेंक कर चले गए। ये लोग कौन है? इसकी पहचान अभी तक तो नहीं हो पाई है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि इस महिला के बेटे और बहू हो सकते हैं। और अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिए इन तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, जो अंधेरे में ई रिक्शा से आए और इस बेबस महिला को सड़क किनारे फेंक कर चले गए। अरे कभी इस मां ने ही तुम्हें जन्म दिया था, इसी मां ने तुम्हें अपने हाथों से पाला था, उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, स्कूल भेजा, हर वक्त खाना खिलाया, देख रेख किया, तुम्हें इस काबिल बनाया इस दिन के लिए। कुछ लोगों ने इस अस्पताल में भर्ती जरूर कराया था, लेकिन बाद में इलाज के दौरान ही इनकी मौत हो गई। सोचिए, जो मां एक दिन मेरा बेटा कहते हुए नहीं थकती होगी, वो बेटा उसे किस हाल में मरता छोड़कर चला गया। जो अपने बच्चे की पहचान दुनिया से कराती होगी, मिलिए ये मेरा बेटा है, आज उसे कोई पहचानता भी नहीं।